नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास में। उसका टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, जो जीडी का सिलेबस है उसमें इतिहास दो प्रकार का है, एक एंशिएंट हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, बट एंशिएंट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले उसको बेसिक्स को समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि उसके थीम क्या है, मतलब उस सब्जेक्ट में क्या क्या हम पढ़ेंगे और किन किन चीजों को इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो इतिहास टॉपिक है उसे शुरुआत करने से पहले प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आज की क्लास इसी पर बेस्ड रहेगी दोस्तों। टोटल 2 से 3 क्लास में पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इतिहास क्या है? अगर बात करें इतिहास, तो इतिहास की चर्चा करें दोस्तों, तो इतिहास है जो वर्तमान समय में जो समय चल रहा है, इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितना भी कोई भी घटना हुई है या कुछ भी हुआ है, तो वो इतिहास में काउंट होगा। यानी दोस्तों, बात करें तो इतिहास एक ऐसा समय है जो बीत चुका है, उसी के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया बिल्कुल आसान शब्दों में। बाकी इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन तो बहुत सारी है। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको जानने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत को समझना बहुत जरूरी होगा। जैसे कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका इतिहास को पता लगाया जाए, तो उसको उसके पीछे जाना पड़ता है, उससे जुड़ी चीजों को समझना पड़ता है और बहुत सारे डेटा एकत्र करना पड़ता है, तब हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए पीछे समय में जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी इतिहास जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास को समझ लीजिए क्या है। दोस्तों, इतिहास जो शब्द है, इतिहास यानी दोस्तों हिस्ट्री जो शब्द है, ये किससे बना है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हिस्ट्री शब्द बना है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से। अब दोस्तों, जो एक ग्रीक भाषा का हिस्टोरिया शब्द है उससे हिस्ट्री बना है, और हिस्ट्री का जो हिंदी रूपांतरण होता है हम लोग सभी जानते हैं इतिहास होता है। तो इतिहास क्या है दोस्तों? इतिहास है पुराने यानी अन्वेषण से प्राप्त अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अन्वेषण मतलब दोस्तों है किसी के बारे में जांच करना, पता लगाना, इतिहास है। इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये जान लीजिए हिस्ट्री क्या है, ग्रीक भाषा हिस्टोरिया सबसे बना है, और किसी भी वस्तु, स्थान, किसी भी चीज के बारे में अन्वेषण करके अध्ययन से पता लगाना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो पिता हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, उन्हें हेरोडोटस कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की थी 5वीं सदी में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लिया सारे लोगों ने। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में इतने टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे जो कि ना कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, बाकी कई वंश से भी संबंधित है, जिसे अभी आप समझ जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि मेरे बारे में पता लगाना हो आपको, तो पास्ट की चीजों को, तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मुझसे जुड़ी हुई चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे मेरा मोबाइल फोन अगर आप पा गए तो सारी चीजें जान सकते हैं, सारा डेटा पा सकते हैं। ऐसे इतिहास के बारे में भी पीछे चीजों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके स्रोत क्या क्या है, आइए समझते हैं। स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत क्या क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्रोत आता है वो आता है पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है, उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पुरातात्विक स्रोत दिया हुआ है तो पुरातात्विक स्रोत एक अलग शाखा बना है, इसे पुरातात्विक विज्ञान भी कहते हैं और इसके अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। ध्यान नहीं रखना, आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है दोस्तों? कोई भी पुराने स्थान यानी दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो दोस्तों जो पुराने स्थान है, प्राचीन स्थान है, उनको खुदाई करके उनके बारे में अध्ययन करना ही पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। तो समझ गए इन चीजों को, खुदाई करके उनके बारे में अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं इतिहास के बारे में जानने का एक तरीका और है अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख के माध्यम से दोस्तों इतिहास को जानने का तरीका है दोस्तों। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? शिलालेख शास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके में भी काम आएगा। अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं शिलालेख शास्त्र। शिलालेख नहीं दोस्तों, पुरालेख है, कंफर्म नहीं, पुरालेख। ठीक है, पुरालेख शास्त्र कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में काम आएगा। दोस्तों अभिलेखों से बात करें, अभिलेख वो चीज होते हैं जैसे पुराने समय में कोई मूर्ति, पत्थर कुछ भी मिला, उस पर कोई लिखावट हो, वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे पहले मध्य एशिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसे कहते हैं बोगाज इकोई से प्राप्त हुआ था। मध्य एशिया के बोगाज इकोई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। उसमें बहुत सारे देवताओं का उल्लेख था, जैसे इंद्र हो गया, मित्र हो गया, सूर्य हो गया, इन सभी चीजों का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां से भी इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिया जा सकता है। दोस्तों भारत का जो नाम है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सबसे नाम है वो क्या था? हम्पी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है ये, भारत का जो नाम है वो हम्पी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। और अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों जो सबसे पुराना अभिलेख है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें जो हैं वो सबसे पुरानी अभिलेख में आती है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि अभिलेख वो होते हैं जिस पर कोई लेख लिखा हो, लेकिन दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति की मुहरें थी इस पर भी कुछ बनावट थी, इसलिए ये अभिलेख की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड था उस समय 2500 ईसा पूर्व था, यानी कि जो ये प्राप्त हुई हैं वो 2500 ईसा पूर्व की मुहरें हैं और उन पर कुछ चित्र, आकृति या कुछ लिखावट बनी है जिससे वो लेख में शामिल हो गई है। जैसे कि इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी हुई है, भाव चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों बात करें जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं अभिलेख में, उनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। और जो सबसे पुराना अभिलेख पढ़ा जा चुका है वो है अशोक का शिलालेख, अशोक का अभिलेख, जिसे किसे ने पढ़ा है? उसे पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसे पढ़ा गया है। ठीक है, इतना चीज कंफर्म हो गया, इतना चीज याद हो गया। तो अब आगे बढ़ें। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है कि जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, प्रमुख अभिलेख और वहां के शासक कौन कौन रहे हैं। जैसे दोस्तों कोई राजा रहा होगा, कोई अभिलेख बनाकर छपवाता है, मतलब लगवाता है कहीं पर। अगर अभिलेखों से चर्चा की जाए, जैसे अपने घरों में आप वो लगवाते हैं कि मेरा घर है, अपने पिताजी का नाम गेट पे लगवा दिया, तो उसी प्रकार से राजा महाराजा भी अपने महलों में या कोई विजय करते थे, जहां जीतते थे वहां अपने विजय का भी अभिलेख लगाते थे, या राज्य से संबंधित या किसी से भी संबंधित अभिलेख लगाया जाता था।
तो इन चीजों का भी अध्ययन करके वहां के समय में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या चीजें थी, वो भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ अभिलेख हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें लिख रहा हूं, उन्हें आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक आता है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक का अभिलेख, नासिक का अभिलेख, जूनागढ़, नासिक का, और दोस्तों एक दो और हैं, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, और एक है भीतरी व जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। अब दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो शासक का बन जाता है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किस शासक के किस शासनकाल में मिला था। तो वहां का शासक कौन था? रुद्रदामन के शासनकाल को बताता है रुद्रदामन, ये बताता है रुद्रदामन। और नासिक का बताता है गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री वहां का शासक था, उसके बारे में है ये। और प्रयाग स्तंभ जो था वो था वहां का समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना समुद्रगुप्त। और दोस्तों जो थर्ड फोर्थ वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीतरी व जूनागढ़ का अभिलेख, यहाँ का शासक स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना, जूनागढ़ अभिलेख बताता है रुद्रदामन के शासनकाल को, यानी रुद्रदामन वहां का शासक था जूनागढ़ अभिलेख का। नासिक का था गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ का था समुद्रगुप्त, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख था स्कंदगुप्त का। ठीक है, इतना चीज अगर कंफर्म हो गया है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों पर और नजर डालते हैं। जैसे दोस्तों बात करें सिक्कों की, सिक्के भी प्राचीन इतिहास को समझाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सिक्के, जैसे दोस्तों किसी भी शासनकाल में अगर बात करें, आज के 50 साल बाद और आज का, यानी जो हम लोग अभी सिक्के यूज कर रहे हैं, अगर उन लोगों के हाथ में आ जाता है सिक्का, तो वो समझ जाएंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी। जैसे मैं बात करूं तो अगर अभी का सिक्का लोहे का बना है, लोहे का बना है या टिन का बना है या किसी भी चीज का बना है, तो वो समझ जाएंगे कि उस समय का जो प्रचलन था या धातु थी वो कौन सी धातु ज्यादा प्रचलन में थी। इसी प्रकार सिक्कों से भी इतिहास के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सिक्के कहां किस शासनकाल में चलाए गए थे, तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्कों का संचालन मतलब चलाया गया था। और दोस्तों सिक्कों से क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने, कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोनों के, कुषाण ने दोस्तों गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, तथा सर्वाधिक शुद्ध वाला किसने चलाया था? कुषाण वंश ने। इतना मामला क्लियर है। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए शीशे के सिक्के किसने चलाए, शीशे के सिक्के, तो वो चलाया था सातवाहन वंश ने, सातवाहन वंश। ये भी इंपॉर्टेंट था। सिक्के से इतना एक क्वेश्चन बनता है, अगर यहां से बनेगा तो आप कर लेंगे। दोस्तों सिक्के के बाद एक टॉपिक आता है मूर्तियां। मूर्तियां से भी कुछ संबंधित है। जैसे दोस्तों मूर्तियों से भी इतिहास के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूर्तियां किस प्रकार से संबंधित है? देखिए दोस्तों, उस समय दो शैली में मूर्तियां बन रही थी। दो शैली कौन कौन सी है? एक गंधार कला है, गंधार और एक मथुरा। अब दोस्तों जो गंधार कला है ये विदेशी शैली थी, यानी विदेशी शैली का इस पर प्रभाव था। और ये देसी मतलब वो पीने वाला देसी नहीं, स्वदेशी शैली थी। ठीक है, ठीक, इन चीजों को आप समझ लेना। और था दोस्तों जो स्मारक थे, स्मारक से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखिए स्मारक से दोस्तों, स्मारक अगर पुराने समय का कोई स्मारक मिल जाए, जैसे मैं कह दूं आज के समय में अगर आप कहीं भी जाइए, जैसे कोई स्मारक बना हो, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आइए, अयोध्या में जाए और वहां पर राम भगवान का मंदिर मिल जाए, नदी मिल जाए, बहुत सारी चीजें, महल मिल जाए, स्मारक मिल जाए, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार का इतिहास था राम भगवान का, उन्होंने कैसा अपना जीवन यापन किया था। तो स्मारक में दोस्तों क्या है, जो उत्तर भारत में बने स्मारक है दोस्तों, उनकी जो बनावट की शैली किस प्रकार है? उत्तर भारत में जो स्मारक है वो बने हैं नागर शैली में,
नागर शैली में, और जो दक्षिण भारत के स्मारक हैं दक्षिण भारत के वो बने हैं द्रविड़ शैली में। हालांकि ये वाली जो द्रविड़ है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और दोस्तों ये इतना समझ गए, चित्रकला के माध्यम से भी समझा जा सकता है। दोस्तों चित्रकला वाला आप समझते होंगे, अजंता की गुफाओं से भी जानकारी इतिहास के बारे में मिला है। वहां पर जो थी अजंता की गुफा में जो चित्रात बनी है वो भावनात्मक व्यक्ति को व्यक्त करती हुई चित्रकलाएं हैं। ठीक है, इन चीजों को भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, प्राचीन इतिहास की जो बहुत सारी जानकारी है वो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी मिलती है। विदेशी यात्रियों से तात्पर्य दोस्तों उस समय जब कोई भी विदेशी यात्रा पर आता था तो वो यहाँ के बारे में कोई ना कोई बुक या कुछ ना कुछ रचनाएं लिखता था, जिसके अध्ययन से भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए कुछ विदेशी जो यहाँ पर आए थे, महत्वपूर्ण विदेशी, जैसे चीन से काफी लोग आए थे, अरब से आए थे, तो जो इम्पोर्टेंट है उन चीजों को समझ लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और 100% बनता है, और बहुत सारा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। तो आइए थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीनी यात्री यानी चीनी जो आए थे, चीनी यात्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा फायान का। चीनी यात्री में फायान का नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, फायान ये कौन था? ये चीनी नागरिक था और चीनी यात्री था, और भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। और उसने एक रचना की थी फो क्यू की। इन्होंने फायान ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था फो क्यू की। ठीक है, और ध्यान रखना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोस्तों जब इसके पुस्तक को अध्ययन किया गया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और उस समय के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो चीनी यात्री या कोई भी विदेशी यात्री के आने से भी जानकारी मिली है। और दोस्तों एक था हेनसांग। तो आपने एक सेकेंड, दोस्तों हेनसांग का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन जब राजा था तब आया था। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था सीयू की। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो रचना की थी उसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फायान और हेनसांग। बाकी एक इत्सिंग भी आया था। इत्सिंग ये भी एक चीनी यात्री था, इत्सिंग, जिसने विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये यात्री थे इन्होंने कोई ना कोई पुस्तक लिखा या भ्रमण पर रहते थे, यात्रा वृत्तांत लिखे, कुछ चीजें लिखी जो बुक का नाम है, उससे भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहां से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान से समझना। चीनी यात्री कौन कौन से आए हैं? फायान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, उसने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है फो क्यू की। हेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईसा पूर्व में, पुस्तक की रचना की है सीयू की। इत्सिंग आया है और उसने विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट था। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं अरब यात्रियों के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अरब यात्री भी आए थे भारत के भ्रमण पर। अरब में दोस्तों, अरब यात्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अरब यात्री। अरब यात्री में आपने अल बरूनी का नाम सुना होगा। अल बरूनी, ये जानते हो दोस्तों, ये महमूद गजनबी का समकालीन था।
यानी इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अल बरूनी महमूद गजनबी के शासन काल के समय था। ठीक है दोस्तों, इसने दोस्तों एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है तहकीक ये हिंद। तहकीक ये हिंद, तहकीक ये हिंद, या इसे कहते हैं, इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है, उल हिंद। अरब यात्री कौन है दोस्तों? अल बरूनी महमूद गजनबी के शासन काल में आया है, तहकीक ये हिंद की पुस्तक की रचना की है, या फिर इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। दोस्तों चीनी यात्री में कौन कौन आया है? ध्यान रखना, चीनी यात्री में आया है फायान, इत्सिंग और हेनसांग। जो फायान आया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया है, ठीक है, उसने एक पुस्तक की रचना की है फो क्यू की। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईसा पूर्व में आया है, उसने रचना की है सी यू की पुस्तक की। इत्सिंग जो आया है उसने शासनकाल का तो पता नहीं है, लेकिन विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। अरब यात्री में कौन आया है? अल बरूनी आया है, जो महमूद गजनबी का शासन मतलब समकालीन था, यानी टाइम पीरियड सेम था। तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद की रचना की है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, इन चीजों को कवर कर लेना, और उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आप इन चीजों को समझ गए होंगे। और दोस्तों अरब यात्री में सुलेमान आया था, अल मसूदी आया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। तो ज्यादा पढ़ने से अच्छा है उन्हीं चीजों को पढ़ा जाए जो एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्राचीन भारत का इतिहास आप अच्छे से समझे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और नोट्स को भी बनाया होगा। हालांकि दोस्तों मेरे पास जो है बोर्ड वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज किए होंगे और बाकी कंटेंट आपको बेस्ट वाला मिला है। इससे बाहर प्राचीन इतिहास से नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं आप लोगों से सिंधु सभ्यता के साथ, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यहाँ आज के बाद से अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो कभी भी आपका वहां से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब अगले सेशन में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।